हाय फ्रेंड्स, आई एम यदेंद्र कुमार। बाई एस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जो कि व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी अधिगम एक व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है। परिभाषा है इसकी, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यानी कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं उनको क्या कहते हैं? हम अधिगम कहते हैं। अधिगम से संबंधित कथन क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यानी कि इन तीनों बातों को हम एक ट्रिक से आज से कर सकते हैं। A4 आदत, A4 अभिवृत्ति और J4 ज्ञान। यानी आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। BF स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य या अनुकूलन की प्रक्रिया है। यानी कि इनका कहने का तात्पर्य है कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है या सामंजस्य होता है, वही अधिगम की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। यानी कि नई कुछ चीजें सीखना या नया अनुभव प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। गेट्स व अन्य के अनुसार सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी सीखना क्या है? अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। जेबी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी कि व्यवहार के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। मॉर्गन, किंग, विज और स्कोपलर के अनुसार अभ्यास व अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को अधिगम कहा जाता है। यानी कि अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? हम अधिगम कहते हैं। आइजेंग के अनुसार अधिगम नवीन या स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम के सोपान, अधिगम के सोपान देखो डिसेल ने बताए हैं। डिसेल के अनुसार पहला है छात्र दृष्टिकोण से अभिप्रेरित व्यक्ति। यानी कि आवश्यकता के कारण ही व्यक्ति क्या होता है? अभिप्रेरित होता है। और जब अभिप्रेरित होता है तो उसके मार्ग में क्या आती हैं? बाधाएं आती हैं, जो कि कार्य से संबंधित होती हैं या कार्य से संबंधित वो कठिनाइयां होती हैं। और फिर इन बाधाओं को दूर करने के लिए वह क्या करता है? विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। यानी कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। और जब अनुक्रियाएं करता है तो उनमें से सही अनुक्रिया का वह चयन करता है। यानी समस्या समाधान का उपयुक्त उपाय वह खोजता है। और जब उपयुक्त उपाय मिल जाता है या सही अनुक्रिया का चयन हो जाता है तो वह क्या करता है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। यानी कि वह समस्या का हल निकाल लेता है। अब शिक्षक दृष्टिकोण से अभिप्रेरण, यानी शिक्षक क्या करता है? अभिप्रेरित करता है और उसके पश्चात लक्ष्य स्थापित करने में और बालक की मदद करता है। फिर विभिन्न अनुक्रियाएं करवाता है और जब विभिन्न अनुक्रियाएं होती हैं तो उनमें से सही अनुक्रियाओं का वह चयन करवाता है। और जब चयन सही अनुक्रियाओं का हो जाता है तो वह जाकर के लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। और लक्ष्य प्राप्ति के बाद ही उसको क्या मिलता है? शिक्षक से पुनर्बलन मिलता है। अब देखिए दोस्तों, अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। अब विशेषता क्या क्या है? कि सीखना सार्वभौमिक होता है। यानी अधिगम क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। सीखना जीवन पर्यंत चलता है। सीखना क्या होता है? जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक वह चलता रहता है। सीखना वातावरण व क्रियाशीलता की उपज है। सीखना क्या है? वातावरण और क्रियाशीलता की उपज है। यानी वातावरण और क्रियाशीलता के बिना हम अधिगम नहीं कर सकते हैं। व्यवहार में आए हुए परिवर्तन क्या होगा? हमारा
अधिगम होता है। सीखना अनुकूलन है, सीखना अनुभवों का संगठन है। अधिगम सक्रिय होकर ही किया जा सकता है। अधिगम को कैसे सक्रिय होकर ही किया जा सकता है, यानी अधिगम के लिए हमें सबसे पहले सक्रिय होना होता है। सीखना एक सामुदायिक प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है? सामुदायिक प्रक्रिया है। अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं, यानी जो परिवर्तन होंगे हमारे अंदर वह स्थायी होते हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है, यानी कि जो सीखना है वह हमारे लक्ष्य और उद्देश्यपूर्ण निर्देशित प्रक्रिया है। अधिगम समायोजन में सहायक होता है। अधिगम क्या करता है? समायोजन में सहायक होता है। अधिगम का स्थानांतरण होता है। अधिगम का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। और अधिगम व विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं होते हैं। अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं होते हैं, यानी विपरीत नहीं होते हैं। अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। वह कैसी प्रक्रिया है? विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे कामचोरी, आलस्य, भगोड़ापन, बड़ों का सम्मान, गलत आचरण, लेखन में अशुद्धियां, कार्य करने के गलत तरीके आदि। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम कैसा होता है? दो प्रकार का होता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। परिपक्वता के कारण अधिगम में परिवर्तन अस्थायी होते हैं। अगर जब व्यक्ति को परिपक्व हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है, तो वो जो परिवर्तन होंगे वो कैसे हो जाते हैं? अस्थायी हो जाते हैं। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि हमारे अंदर जो अधिगम होता है वह स्वभाव के अनुरूप नहीं हो पाता, यानी कि कह सकते हैं कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अब देखिए अधिगम के कुछ प्रकार बताए हैं गैनी के अनुसार। गैनी ने अधिगम के प्रकार गैनी ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम के मूलतः 8 प्रकार बताए हैं। कैसे? 8 प्रकार। गैनी द्वारा बताए गए अधिगम के प्रकारों की विशेषता है उनका श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुतिकरण। ये जो अधिगम के जो प्रकार बताए हैं उन्होंने श्रृंखलाबद्ध करके नहीं उनका प्रस्तुतिकरण किया है। इस श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुतिकरण में सबसे ऊपर या उच्च स्तर पर समस्या समाधान अधिगम है तथा सबसे निचले स्तर पर सामान्य स्तर पर सांकेतिक या संकेत अधिगम है। अब देखिए ये पिरामिडनुमा आकृति में इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। पहला है सांकेतिक अधिगम। जैसे बच्चे संकेत अधिगम के माध्यम से ही सीखते हैं। बच्चा जो होता है, शिशु जो होता है, वो संकेत के माध्यम से ही अधिगम करता है। फिर होता है दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, यानी उद्दीपनों के प्रति वातावरण में उपस्थित तत्वों के माध्यम से सीखना। बालक क्या करता है? उद्दीपनों के प्रति वातावरण में उपस्थित तत्वों के माध्यम से वह सीखता है या अधिगम करता है। सरल श्रृंखला अधिगम, जैसे लड़की द्वारा कोट फेंकने पर मां द्वारा कोट रखने की प्रक्रिया की श्रृंखला बनवाना। यानी कोई लड़की है, वो स्कूल से आई है तो उसने अपना कोट उतार करके नहीं साइड में फेंक दिया है, तो माँ क्या करती है? वह माँ उस लड़की के सामने ही उस कोट को उठा करके नहीं उसके निश्चित स्थान पर रखती है। तो वह प्रतिदिन जब इस क्रिया को दोहराएगी तो उस लड़की के अंतर्गत क्या हो जाता है? उस प्रक्रिया के कारण क्या हो जाता है? एक श्रृंखला सी बन जाती है और वह श्रृंखला ही उस लड़की को अधिगम करने में सहायक होती है। अब देखिए शाब्दिक साहचर्य अधिगम, यानी शब्दों में संबंध स्थापित करके सीखना। शब्दों को क्या करना? क्रमबद्ध करके नहीं और उनमें संबंध स्थापित करके ही अधिगम किया जा सकता है। विभेदीकरण अधिगम, दो वस्तुओं में अंतर करके सीखना। दो वस्तुओं में अंतर करके सीखना। ये विभेदीकरण में क्या होता है कि विभेद यानी कि अंतर करना, और अंतर करके दो वस्तुओं में अंतर करेंगे तो ही हमारा क्या होगा? अधिगम होगा। संप्रत्यय अधिगम, ये क्या है? विचारों के माध्यम से विशेष दृष्टिकोण बनाकर सीखना, यानी खुद अपने माइंड से नए नए विचारों को बना करके विशेष दृष्टिकोण बना करके वो क्या करता है? अधिगम करता है। जब ये विभेदीकरण हो जाता है, संप्रत्यय हो जाता है, फिर नेक्स्ट आता है नियम या सिद्धांत अधिगम।
नियम या सिद्धांत अधिगम स्थापित करते हुए अधिगम करना, यानी कि सिद्धांत को यानी अपने रूल्सों को या नियमों को स्थापित करके नहीं अधिगम किया जा सकता है। और लास्ट है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान प्रक्रिया द्वारा सीखना, यानी समस्या का समाधान प्रक्रिया के द्वारा सीखना ही सीखा जा सकता है। तो ये 8 प्रकार के जो अधिगम बताए हैं वो गैनी ने बताए हैं और गैनी ने इनका श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुतिकरण किया है। अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके विविध नाम हैं संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, SR थ्योरी, सीखने का संबंध सिद्धांत, चयन एवं संबंधन का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत या बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं हम इसे, आवृत्ति सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व मूल का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। दोस्तों, ये जो अधिगम के सिद्धांत हैं थॉर्नडाइक का है, पावलोव का है, तो ये सिद्धांतों के बारे में अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। इन सिद्धांतों से साइकोलॉजी के में आ चुके हैं। अब देखिए इनका एक नाम और रह गया है इनके अधिगम सिद्धांत का, संयोजनवाद का सिद्धांत। यह भी उस सिद्धांत का एक प्रकार से अलग और नाम है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने 1913 में छपी अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया। यानी कि थॉर्नडाइक ने जो ये सिद्धांत दिया है वह उनकी 1913 में छपी हुई पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया है। अब प्रयोग किया है इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, उसमें उद्दीपक बनाया था मछली का प्रयोग करके। सही सीखना सही प्रक्रिया का चयन और उसका उत्तेजना से सही संबंध स्थापित करता है। यह क्या है? चयन एवं संबंध का सिद्धांत है। सही प्रतिक्रिया में कई प्रयत्नों व भूलों के बाद सीखा जाता है। प्रयत्नों व भूलों के बाद यानी कि कोशिश कर करके नहीं इनको सीखा जाता है। और जब हम बार बार प्रयत्न करेंगे तो हम अपनी भूलों में सुधार करेंगे, गलतियों को सुधारेंगे। तो गलतियों को जब सुधार देंगे तो हम क्या हो जाएगा कि हमारा जो अधिगम है वो अच्छा होगा। तो इसलिए इसका नाम रखा गया था प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है, अर्थात दोनों में संबंध या बंधन होता है। तो ये क्या हो गया? संबंधनवाद या संयोजनवाद का या बंध सिद्धांत। बिल्ली द्वारा किया गया कोई भी सिद्धांत तर्कपूर्ण चिंतन पर आधारित नहीं था। देखिए आपने इस सिद्धांत को कई बार पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है कि जो बिल्ली अपना जो व्यवहार करती है वो बार बार प्रयत्न करती है, और जब प्रयत्न जब करती है तो उसको बार बार भूल होती है। तो वह क्या करती है, वो तर्कपूर्ण उसका चिंतन नहीं हो पाता उसमें। जब उसका तर्कपूर्ण चिंतन होता है तो वह अपनी प्रयत्न करके अपनी भूल को सुधारती है, और इसके लिए इसको प्रयत्न और भूल पर आधारित सिद्धांत भी बोला जाता है। दोस्तों, थॉर्नडाइक ने इसके 3 प्रमुख नियम और बताए हैं। जैसे पहले है तत्परता का नियम। इसमें घोड़े वाला उदाहरण आपको याद होगा कि इसमें क्या है कि हम घोड़े को तालाब तक पानी के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा पानी बिना पिए ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि वह पानी के प्रति उस समय तैयार नहीं रहता है, या फिर उस समय वह प्यास नहीं रहती है। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। जैसे हम कह सकते हैं कि करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान। यानी कि आपने ये दोहा पढ़ा होगा, रस्सी आवत जांगी और सिल पर पड़त निशान, कि अभ्यास कर करके नहीं हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों को सुधार करते हैं। तीसरा दिया है उपयोग। इसमें अभ्यास के नियम में 2 उपनियम और दिए हैं। पहला है उपयोग का नियम, जिसमें यानी कि उपयोगी कार्यों को जल्दी सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो कार्य उपयोगी होता है उसे जल्दी सीखते हैं। दूसरा है इसमें अनुपयोग का नियम। जो कार्य हमारे लिए अनुपयोगी हैं उन्हें हम जल्दी भूल जाते हैं। यानी कि हम काम की जो बातें होती हैं, काम की जो चीज़ें होती हैं उसको रखते हैं, और जो बेकार चीज़ होती है उसको हम छोड़ देते हैं, और फिर हम उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। तीसरा जो नियम दिया था प्रभाव, परिणाम या संतोष का नियम।
जो कार्य हमको संतोष प्रदान करते हैं या सही परिणाम देने वाले होते हैं या जिनका उचित प्रभाव होता है तो उनके सीखने की गति तीव्र होती है। यह नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार व दंड के महत्व को बताता है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे जो कार्य होते हैं जो हमको संतोष प्रदान करते हैं या सही परिणाम देने वाले होते हैं उनका उचित प्रभाव पड़ता है या उनका उचित प्रभाव बच्चों पर भी अधिक पड़ता है। नोट: प्रभाव का नियम अभ्यास और पुरस्कार और कार्य प्रभावी, यानी प्रभाव के नियम अभ्यास पर आधारित है और अभ्यास जब वो होगा तो वो प्रभावित होगा, जब लास्ट में प्रभावित होगा तो हमें पुरस्कार मिलेगा और पुरस्कार जब मिलेगा तो हम अपने कार्य के प्रति और प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने 1930 में उन्होंने इस सिद्धांत पर और विस्तार किया और प्रभाव का विस्तार नियम दिया था और जिसमें पुरस्कार और दंड के द्वारा कार्य या अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। कार्य करने के दौरान दंड कार्य की गति को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि इनका कहने का अर्थ ये था कि बालक कोई कार्य करता है तो अगर वह गलत कार्य होता है करता है तो उसको दंड दे करके नहीं, उस कार्य के प्रति उसको सही दिशा दी जा सकती है। थॉर्नडाइक के गौण नियम। गौण नियम क्या है? इन्होंने कई गौण नियम दिए हैं। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं व प्रयास किए जाते हैं। थॉर्नडाइक के इसी नियम पर प्रयत्न व भूल का सिद्धांत आधारित है, यानी कि बहु प्रतिक्रिया का इन्होंने बताया कि हम कोई कार्य करते हैं और कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं और जब वो प्रयास हमारा सफल हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, जब प्रयास हमारा सफल हो जाएगा तो हम क्या कर जाएंगे, उसको उस कार्य में हम अधिगम कर जाते हैं, यानी हम उसको जल्दी सीख जाते हैं। और यही थॉर्नडाइक के इसी नियम पर प्रयत्न व भूल का सिद्धांत आधारित है, यानी प्रयत्न करेंगे, बार बार प्रयत्न करेंगे, बार बार भूल होगी, हम एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारे जो सारे प्रयत्न हैं वह सही परिणाम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दूसरा दिया है इन्होंने मनोवृत्ति या प्रवृत्ति का नियम। मानसिक प्रवृत्ति बराबर अधिगम, यानी कि जैसे मानसिक प्रवृत्ति होगी वैसा ही क्या होगा, हमारा अधिगम होगा, यानी 50-50 होता है ये। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का यानी अंश से पूर्ण का शिक्षण सूत्र। जैसे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर करना सुगम व सरल होता है। यदि कोई बड़ा कार्य है तो हम उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके नहीं हम पूर्ण कर सकते हैं, जिससे कि वो क्या होगा, सुगम होगा, सरल होगा और समय कम सही समय में वह पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो दिया है आत्मीकरण का नियम, यानी प्राप्त नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान का स्थायी ज्ञान बना लेना या तादाद में स्थापित करना, यानी कि हमारा जो पहला ज्ञान है उसमें नवीन ज्ञान को और जोड़ दिया जाता है तो वो ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी ज्ञान हो जाता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम, जैसे प्रेमी प्रेमिका का उदाहरण। अब देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है कि बालक को सक्रिय वातावरण उपलब्ध कराया जाए जिससे बालक शारीरिक व मानसिक रूप से सक्रिय रहे, यानी कि बालक के लिए हमें कोई ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि बालक की जो शारीरिक व मानसिक जो क्षमता है उसका विकास हो और वह कार्य को जल्दी सीख जाए। प्रभाव के नियमानुसार बालक को उचित प्रोत्साहन दिया जाए जिससे वह उचित प्रकार से अधिगम करे, यानी कि प्रभाव का जो नियम दिया था उसके अनुसार बालक को उचित प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि उसको अच्छी प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए जिससे वह उचित प्रकार से अधिगम कर सके। इस सिद्धांत में प्रेरणा को अधिक महत्व दिया गया है, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक को प्रेरित किया जाए, जब वह प्रेरित हो जाता है तो वह उस कार्य के प्रति अग्रसर होता है। और इसमें है करके सीखने पर बल, यानी कि थॉर्नडाइक ने कहा था कि पहले हमें कोई कार्य करना चाहिए, जब कार्य गलत हो तो फिर हमें पुनः प्रयास करना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम प्रयास और को
हमारी जो गलती है उसको अच्छी तरह से जब पकड़ लेते हैं तो वह क्या हो जाता है कि वो हमारे प्रयास सब लास्ट में जाकर के सफल हो जाते हैं। तो इन्होंने इसलिए कहा था कि हम कोई कार्य करेंगे तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से सीख जाएंगे, यानी बार बार कार्य करने से हम उसको सीख जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है होगी तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करें अपने और साथियों के लिए, अपने फ्रेंड्सों के लिए।